नमस्कार दोस्तों, आज हम मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो मेडी असिस्ट एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ का है और इस कंपनी को मैंने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि Q3 2024 में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के स्टॉक्स का टॉपअप किया एक तरह से, राइट। इफ़ यू लुक एट HDFC 7.63 से 7.79 स्टेक्स का है, SBI 4.28 to 4.84, Canara increased it to 3.39 from 3.36. Aditya Birla increased it to 3.9 from 3.32. एक FII भी है, Goldman Sachs, which increased it from 5.3 to 5.49. राइट तो ये काफ़ी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। IPO उसका पिछले साल फरवरी के वक्त हुआ था एंड अगर इतने सारे म्यूचुअल फंड्स ने अगर इस कंपनी को ऐड किया है या फिर टॉपअप किया है बहुत रिसेंटली, तो एक तरह से क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्या स्पेशल है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में, राइट एंड इससे क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं आगे जाके, राइट। सो we'll understand the business model of this company. It's fairly simple, right? तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं उनके दो तरह के काम होते हैं। आई हैव कैटेगराइज दैट इनटू कोर वर्क एंड नॉन कोर वर्क, राइट। तो कोर वर्क इज़ बेसिकली आप कंज्यूमर इंसाइटिंग करके नए नए प्रोडक्ट्स लेके आइए एंड जब वो आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो तो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन अपना एक तरह से सही करके उन प्रोडक्ट्स को बेच दो, राइट। दिस इज द कोर वर्क ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। नए प्रोडक्ट्स लेके आओ, प्रीमियम अंडरराइटिंग करो एंड उन प्रोडक्ट्स को मार्केट करके अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन बना के बेच दो, राइट। द सेकेंड टाइप ऑफ वर्क विच आई कैटेगराइज एज नॉन कोर वर्क इज कि आपने प्रोडक्ट्स तो बेच दिए, प्रीमियम्स कलेक्ट कर दिए, अब क्लेम्स आना शुरू हो गए, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ क्लेम प्रोसेसिंग, राइट, the work of detecting whether the claim is an authentic claim, कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है इसमें, राइट। तीसरी चीज़, जो भी जिससे भी प्रीमियम आपने कलेक्ट किया, जो भी कस्टमर है आपका, उसके जो भी क्वेरीज रहेंगे विद रिगार्ड्स टू क्लेम प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग अराउंड इट, उसका जो भी कस्टमर सर्विस का पार्ट है, दैट इज समथिंग विच द कंपनीज do not want to do themselves, hence they outsource it to a TPA, a third party associate like Medi Assist. तो यहाँ पर अगर आप ये ग्राफ देखोगे, so Medi Assist is an intermediary. Here is Medi Assist, right? And Medi Assist works with 3 stakeholders. एक तो पेयर्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज़ की या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ की मैं बात कर रहा था, कोर वर्क और नॉन कोर वर्क की। ये गवर्नमेंट हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, राइट। ये इनके क्लाइंट्स होते हैं मेडी असिस्ट के, राइट। तो ये लोग अपना जो कोर काम है वो करते हैं और जो भी नॉन कोर काम है, जो भी क्लेम प्रोसेसिंग का, फ्रॉड डिटेक्शन का, कस्टमर सर्विस का, वो आउटसोर्स कर देते हैं मेडी असिस्ट को, राइट। सो दिस इज वन स्टेक होल्डर। द सेकेंड स्टेक होल्डर इज पीपल लाइक अस, राइट। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैंने ग्रुप पॉलिसी ली है उस कंपनी की, तो कुछ भी दिक्कत होती है with regards to the claims that I have, I reach out to the customer service department of Medi Assist. अगर मैं एक retail policy holder हूँ, I will not reach out to the company from which I have taken the policy, but I'll reach out to Medi Assist. In fact, जब मुझे पॉलिसी मिलती है तभी मुझे एक तरह से कहा जाता है या फिर वो जो डॉकेट मिलता है उसमें क्लियर कट कह दिया जाता है, कम्युनिकेट कर दिया जाता है बाय द कंपनी दैट फॉर फ्यूचर क्लेम प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट एंड एवरीथिंग यू हैव टू रीच आउट टू द थर्ड पार्टी विच इज मेडी असिस्ट, राइट। देयर इज अनदर थिंग विच मेडी असिस्ट डज, राइट। तो अगर आप क्लेम्स, हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स देखो तो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लेम्स, राइट। वन इज अ डोमिसिलरी क्लेम एंड अदर इज अ हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम। डोमिसिलरी क्लेम जो होता है वो OPD क्लेम होता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे सर्दी ज़ुकाम था, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, 500 रुपये का बिल फाड़ा, 250 रुपये के मेडिकेशंस लिए। टिकट साइज़ 500 + 250, 750 का टिकट साइज़ है, कोई लोड नहीं। आके क्लेम्स चढ़ा देता हूँ, मैं बिल्स चढ़ा देता हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद रीइंबर्स हो जाता है, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है। टिकट साइज़ काफ़ी छोटा है, राइट। बट लेट्स से मुझे किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है, लेट्स से मुझे कोई सर्जरी करवानी है हार्ट की, हर्निया की, राइट, जिसमें मुझे करीबन 2.5-3 लाख का खर्चा है, राइट। तो एज अ कस्टमर मैं सोचूंगा कि मैंने प्रीमियम तो दिया है, ऊपर से मुझे 2.5-3 लाख फिर से भरने पड़ेंगे डिस्चार्ज के वक्त, और उसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद मेरे अकाउंट में पैसे सेटलमेंट होके आएंगे या फिर रीइंबर्स होके आएंगे, राइट। सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर अ इंश्योरेंस कंपनी विच गिव्स मी कैशलेस फैसिलिटी, right? So insurance company wants to onboard intermediaries like Medi Assist, TPAs like Medi Assist, which have a huge hospital network, right? कि वहाँ पे जाके मेरे कस्टमर को दिक्कत ना हो, उसको पहले पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। एक इंटरमीडियरी है जो हॉस्पिटल नेटवर्क है उसका इतना लार्ज कि वहाँ पे वो अपना ट्रीटमेंट, दिस इज़ हाउ थर्ड पार्टी एसोसिएट्स या TPAs वर्क। आई होप द बिजनेस मॉडल इज़ क्लियर, राइट। तो here if I have to show that
graph again. So it works with three stakeholders. One is people like us, right, policy holders. Second is payers, insurance companies, इनसे पैसा मिलता है actually. And third is network hospitals, जिनके साथ वो लोग they strike good bargains so that they can give volumes, and it is also in the interest of the hospitals to get onboarded with TPAs like Medi Assist because they get patients, right? So this is how the business model of the company is, right? 36 insurance companies के साथ काम करती है Medi Assist. It has a network of 18,000 hospitals, fourth largest है इंडिया में, right? जो कंपनीज की या ग्रुप इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इट केटर्स टू 35 कंपनीज फ्रॉम निफ्टी 50, राइट? तो एक तरह से 9,000 ग्रुप अकाउंट्स है. फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक, इन सब का जो ग्रुप अकाउंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो होता है, द इंटरमीडियरी is Medi Assist, irrespective of who the insurer is. The insurance company could be ICICI, it could be Bajaj Allianz, Tata, any one of these, but the intermediary is Medi Assist TPA, right? And इतना बड़ा ecosystem है तो obviously company एक market leader है, 35% market share है, premium under management is highest, right? Competitors काफ़ी पीछे है, 13% market share है विडाल का, MD India का. So Medi Assist is a market leader by far, 35% market share है, and it is a proxy for health insurance market which is growing at an 18% CAGR. So the market at which health insurance is growing right now, needless to say कि health insurance के क्या benefits होते हैं, out of the pocket expenses को किस तरह ये रोकता है, right? People want to go for health insurance and it's a proxy for health insurance, and health insurance in India is growing at 18% CAGR, right? Now let's understand the pros and cons of this business. कुछ इस business में अच्छी चीज़ें हैं, कुछ इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, right? तो if you look at the CFO to PAT ratio, we'll take the good things first, right? If you look at the CFO to PAT ratio, it's 1.4, right? तो ये B2B कंपनी है जो अपने से कई ज़्यादा बड़े clients के साथ काम करती है. ICICI, HDFC, एक्सा इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, बट उसके बावजूद भी इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में इतना स्ट्रेंथ है, इतना नेगोशिएटिंग पावर है या फिर बार्गेनिंग पावर है कि वो अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोस में कन्वर्ट कर पाती है, मतलब कलेक्शंस सही वक्त पे कर पाती है. बहुत सारे B2B कंपनीज जैसे फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक्स में अगर आप देखोगे, सर्विसेज पहले देते हैं और कलेक्शंस बाद में होते हैं, और कलेक्शंस कभी कभी होते भी नहीं हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट्स गवर्नमेंट है, अगर आप EPC कंपनी हो, आपके क्लाइंट्स गवर्नमेंट है, देन द गवर्नमेंट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम टू make a payout to you for whatever services that you have given. But this is not the case with Medi Assist, right? इसके business model में इतना strength है कि ना कि इसका CFO to PAT ratio 1.4 है, but इसका working capital cycle negative है. इसका मतलब ये है कि कंपनी जो क्लेम्स प्रोसेस करती है या फिर जो भी दूसरे सर्विसेज देती है, उसका पेमेंट पहले लेती है और सर्विसेज बाद में देती है, राइट? जैसे इंश्योरेंस कंपनी भी एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे चलते हैं, राइट? आप प्रीमियम पहले भरते हो, क्लेम बाद में आता है. आप अमेजोन पे भी कोई सामान लेते हो तो पैसे पहले भरते हो, फिर डिलीवरी होती है, राइट? सो व्हेन अ कंपनी टेक्स मनी फ्रॉम यू फर्स्ट एंड देन डिलीवर्स इट टू यू, then that company is working on a negative working capital cycle. Amazon for example आपसे पहले पैसे लेता है जो भी सामान बेचता है उसके, and after 15 days or after 45 days it pays to the vendor from whom the product got collected. So it has float. वो 45 days के लिए वो पैसा जो है वो Amazon के पास रहा है आपका, right? या फिर उस vendor का, right? So companies when they work on negative working capital cycle, they get additional, or a negative working capital cycle gives additional strength to the business model, right? तो इस कंपनी का भी एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है जिसकी वजह से इसका CFO to PAT रेशियो 1.4 है, राइट? जब आपका CFO to PAT रेशियो अच्छा होता है तो एक तरह से आपका जो भी वर्किंग कैपिटल डेट जो होता है वो ऑलमोस्ट मिनिमल होता है, क्योंकि आपको कैश आ रहा है तो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट? सो इफ़ यू लुक ओवर हियर, the short term debt of this company is almost zero. कभी एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म लोन्स जिनका एक्सपायरी 12 मंथ्स है, कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पैसा आपका बिजनेस आपको पैसा कमा के दे रहा है, राइट? इवन इफ़ यू लुक एट द डेट ऑफ दिस कंपनी, इट्स ज़ीरो, राइट? तो कंपनी ने बहुत रिसेंटली Feb 2024 में IPO लिस्टिंग की थी. जो भी पैसा IPO के प्रोसीड से उठा है वो
अपने पुराने पाप धोने में नहीं लगा दे, क्योंकि पुराने पाप है ही नहीं, डेट है ही नहीं कंपनी के बैलेंस शीट में, ना लॉन्ग टर्म डेट है ना शॉर्ट टर्म डेट है। तो जो भी पैसा रेज किया है वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए एक तरह से रेज किया है, राइट। तो देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ अननेसेसरी इक्विटी डाइल्यूशन और शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट, राइट। कैश अक्रूवल्स अच्छे हैं, बिजनेस में कैश आ रहा है, राइट। दैट्स वाई इवन इफ यू सी फॉर अ साइज ऑफ दिस कंपनी विच इज़ 5,000 crores, फ्री कैश फ्लो उसका सिर्फ -16 crores का है, राइट। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट री इन्वेस्टमेंट रेट 146% का है, पिछले 5 साल का री इन्वेस्टमेंट रेट है 146% का, राइट। तो कंपनी अपने बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट कर रही है, और जो भी री इन्वेस्ट कर रही है वो अपने पैसे से ही इन्वेस्ट कर रही है। आईपीओ एक बार लेके आई थी, इक्विटी एक बार डाइल्यूट की थी, बट दैट मनी वाज नॉट यूज्ड इन क्लियरिंग डेट, इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन और ग्रोथ ऑफ दिस बिजनेस। द बिजनेस इज डूइंग अ लॉट ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन इंडिया एज वेल एज अक्रॉस द वर्ल्ड और अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज इट wants to kind of get into a kind of a global market, right? Why does it want to get into a global market, or what are the catalysts that will help it to get into a global market? This business is a very scalable business actually. अगर आप इसका CFO to PAT ratio देखोगे, भले यहाँ पे 30% दिख रहा है, सॉरी नॉट CFO to PAT ratio, फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट, राइट। भले फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट यहाँ पे 30% दिख रहा है, बट इट्स नॉट अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, क्योंकि आप बैलेंस शीट में जब जाके देखते हो, राइट, द इंटेंजिबल्स इज 235 crore, राइट। तो एक तरह से आपका फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग्स ही है और इंटेंजिबल्स है। तो आईपी रिलेटेड चीज़ें जो भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्योंकि आप इतने सारे क्लेम्स को प्रोसेस कर रहे हो, राइट, यू आर प्रोसेसिंग सो मेनी क्लेम्स, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन, हैंड राइटिंग अंडरस्टैंडिंग, सब। तो दिस इज यू रिक्वायर एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर दिस, राइट। तो वट एवर फिक्स्ड एसेट टोटल एसेट यू सी ओवर हियर 30%, इट्स नॉट एक्चुअली 30%, it's fairly less. It's a fairly capital light business, asset light business, and when you're looking at an asset light business, it's a scalable business, it's an operating leverage business. You've built your technology, your dashboard, your data analytics and everything. All you have to do is take this business to newer countries, newer continents, newer markets, right? So हाईली स्केलेबल बिजनेस, राइट। तो अगर आप इसके बैलेंस शीट की भी हालत देखोगे, काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट है। इट डज नॉट डू अननेसेसरी इक्विटी डाइल्यूशन, डेट, शॉर्ट टर्म डेट वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड यूजर्स के साथ बार्गेनिंग पावर काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से कैश बिजनेस में आ जाता है, राइट। नाउ इतना अच्छा कहानी है इसका, सब कुछ अच्छा है इसमें, राइट। बट इफ़ यू लुक एट द प्रॉफिट ग्रोथ for the last 4 quarters, it's 14%, right? भले sales growth अच्छा है, 26%, 25%, 18%, but the guidance which the company has given, right, is not a guidance of 25% sales growth. तो ऐसा सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद भी, why is the company not growing at 25+% sales growth? It was growing for the last 3 to 5 years, but in future it's going to grow at 15%, 17% max, not more than that. Even if you look at the profit growth, it's going to be 18%, 17% max. It's not going to be 25%, right? So why does the sales growth is not more than 25% in the next 3, 5, 7 years? Why it's not projected to be more than 25%? राइट। सेक्टर ग्रोथ जो है हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी 18% से ग्रो हो रहा है, राइट। तो देर आर 3 रीजन्स वाई द कंपनी इज नॉट गोइंग टू ग्रो at a sales growth of more than 25% or a profit growth of more than 25%. The first one is कि contribution to sales अगर देखा जाए, right, तो जो corporate kind of accounts है या फिर group policies है, that contribute 74% to the top line, and this is a fairly penetrated market at 64%. So there is no enough room of penetration, right, in group accounts. Larger health insurance is growing at 18% CAGR, that is true, but ये कंपनी का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ग्रुप अकाउंट से आता है, कॉर्पोरेट से आता है, विच इज़ फेयरली पेनिट्रेटेड एट 74%, राइट। द अदर सेगमेंट विच वन कुड लुक एट इज रिटेल, बट रिटेल इज सीइंग अ वैल्यू माइग्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट, राइट। तो जो बड़े इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, ICICI, HDFC, राइट, बजाज अलियांस, इनका इन हाउस क्लेम प्रोसेसिंग होता है, राइट। गवर्नमेंट्स और स्मॉलर इंश्योरेंस कंपनीज का इन हाउस क्लेम्स प्रोसेसिंग नहीं होते, क्योंकि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट नहीं उठाना चाहता है, बहुत एसेट लाइट रखना चाहता है, राइट। बट व्हेन दिस वैल्यू माइग्रेशन हैपन्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट प्लेयर्स, विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ, तो द बिगर प्लेयर्स, right, they have a in-house claim processing team, so they do not require a TPA like
Medi Assist, right? तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिस्क या फिर चैलेंज दिख रहा है, राइट, फॉर अ 25% सेल्स ग्रोथ. तीसरी चीज़ है कि भले इस कंपनी का बार्गेनिंग पावर अपने एंड कस्टमर्स के साथ अच्छा है, राइट, इट हैज़ इनफ बार्गेनिंग पावर, नेगोशिएटिंग पावर इन इट्स बिजनेस मॉडल, बट इट डज नॉट हैव प्राइसिंग पावर. जो लेट्स से यील्ड्स होते हैं, राइट, यील्ड मतलब एक टेक रेट समझिए या फिर कमीशन समझिए एक क्लेम को प्रोसेस करने का. तो लेट्स से मेडी असिस्ट और आईसीआईसीआई के बीच में एक पार्टनरशिप है और आईसीआईसीआई इंश्योरेंस ने, लॉम्बार्ड ने कहा कि हम आपको 100 क्लेम्स आपको प्रोसेस करने पड़ेंगे इस साल में और प्रत्येक क्लेम का आपको 10 रुपये दिया जाएगा, राइट. तो हम आपको 1000 रुपये देंगे इन 100 क्लेम्स के, फॉर दीज 100 क्लेम्स, राइट. The 10 rupees, the price of 10 rupees is something which is decided by the insurance company and not Medi Assist TPA. The say which Medi Assist has in deciding this price of 10 rupees is very limited, right? If Medi Assist says कि नहीं मैं 10 रुपये में नहीं 15 रुपये में एक claim process करूँगा, तो ICICI Lombard कहेगा ठीक है, then we'll kind of call the team at Vidal or MD India, right? So there is limited pricing power with the end customers, even if the bargaining power with regards to collections and cash flows is very, very strong. And that's why this company is not projected to give a sales growth of more than 25% or a profit growth of more than 25%, right? So I'll just briefly discuss, summarize what we discussed, right? So 25% sales growth, profit growth, नहीं, 15% तक आ सकता है, राइट. सेक्टोरल टेलविंड्स, यस, 18% कैगर से हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ रहा है, तो सेक्टोरल टेलविंड्स तो काफ़ी ज़्यादा है. ईपीएस ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years 25% नहीं, 17-18% तक आ जाएंगे, राइट. Another thing which is very important to understand कि जब आप बहुत सारे acquisitions करते हो, the way this company has acquired in the last 1.5 year, आपके operating expenses जो है वो बढ़ जाते हैं, तो आपका operating profit margin भी एक तरह से कम हो जाता है. So if you see the operating profit margin over here, it has contracted in the last 2 years. So 23, 24, 21 because of the mergers and acquisitions that this company has done. But this is temporary. एक बार M&A बंद हो जाएगा, then 24-25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आएगा. बट अगर ईपीएस ग्रोथ की बात करें अगले 2 से 3 साल की, इट्स नॉट गोइंग टू बी 25%. प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिजनेस, यस, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज़्यादा है. रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज़्यादा है, राइट. प्रिडिक्टेबिलिटी इन कैश फ्लोज, यस, वी डिस्कस दैट. CFA to PAT रेशियो जो है 1.4 है. स्ट्रेंथ इन बैलेंस शीट, यस, देयर इज इनफ स्ट्रेंथ इन बैलेंस शीट. वैल्यूएशंस मॉडरेट है इस कंपनी के, राइट. 47 का पी है. PEG is 2.36. If you look at the P and compare it with the EPS, the P is 47 over here, and the EPS has been growing, right? So there would be some consolidation that we will see in the price as well as the P, because the markets are not in the best of the moods. The earnings would be fairly decent, so the EPS will go up and the P would come down a bit, right? So this was a brief about Medi Assist. I think भले ये company 25% sales growth, profit growth नहीं दे रही है, but it's a fairly decent company. एक consistent compounder बोल सकते हैं उसको. For a long term इस company का growth आता रहेगा. It has good number of moats in its business model, which will give future earnings, right? So this was a brief about Medi Assist. Hope you like the analysis. If you have, please like and share this video and follow this channel for more such videos. Thank you very much for your time. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the markets. Thank you. Bye.